हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 7 लेकर आए हैं और लेक्चर 7 में कवर करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को एंड तक वॉच करो। बस इतना ही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करो। और आपके लिए खास बात, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी ज़रूरी है मेरे भाई। पढ़ाई में कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर आप दिन में 4 घंटा पढ़ते हो, अगर आपके पास 24 घंटा है, सभी के पास 24 घंटा होता है, 24 घंटा में अगर आप 4 घंटा पढ़ते हो तो मेरे भाई डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैंने आज 4 घंटा पढ़ा, कल हमने 2 घंटा पढ़ा, परसों हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसा कभी मत करना मेरे भाई। अगर आप पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना के रखते हो तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और साथ ही साथ आपको अच्छा मार्क्स भी मिलेगा, मनोबल मार्क्स भी मिलेगा। तो चलो आज हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। प्यारे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, इस वर्ड में ही इसका डिफिनीशन छिपा हुआ है। एक्सो का मतलब होता है आउट और थर्मिक का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी का आउट होना, एनर्जी का रिलीज होना। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता क्या है। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज हो रही है तब हम बोलेंगे उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। Those reactions in which energy is released in the form of heat are called exothermic reactions। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, आउट हो रही है, तब हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलो आओ एग्जांपल से समझते हैं और बेहतर से। जैसे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर और ये कंबाइन करके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ इस रिएक्शन से हीट रिलीज होगा। मैं पहले फिजिकल स्टेट को मेंशन कर लेता हूँ। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये एक्वस। प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और इस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ये आपकी भाषा है, अब मेरी भाषा समझो। जब दीपावली नज़दीक होता है तो घर की पुताई के लिए सोचते हैं हम लोग। ओके, तो क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट से चूना लाते हैं। क्या लाते हैं? चूना लाते हैं। तो सपोज ये क्या है, एक बाल्टी है और इसमें क्या है? पानी है। हम जो मार्केट से चूना लाते हैं उस चूना को इस बाल्टी में डालते हैं। इस बाल्टी में चूना को डालते ही, अब चूना क्या है? चूना है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और इस बाल्टी में क्या है? पानी है। तो ये रहा आपका पानी। तो जो हम मार्केट से चूना लाते हैं उस चूना को बाल्टी में डालते ही खदकना शुरू हो जाता है। आपकी भाषा में खदकना और मेरी भाषा में रिएक्शंस। तो जब आप चूना को बाल्टी में रखते हो तो रिएक्शन शुरू हो जाता है और इस रिएक्शंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हीट भी रिलीज होती है। अब कहोगे कैसे? मेरे भाई, जब आप चूना को बाल्टी में डालते हो तो आप अपना हाथ डालो। जब आप अपना हाथ डालोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि इस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है। या फिर आप बाल्टी के आउटर सरफेस को टच करो, ये गर्म हो जाता है। बाल्टी के आउटर सरफेस को टच करो, ये गर्म हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यही स्पष्ट होता है कि इस रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है। चलो दूसरा का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 और ये बनाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। मेरे भाई, ये क्या है? आपका ग्लूकोज है। चलो पहले मैं इसे स्टेट को मेंशन कर लेता हूँ। ये है आपका एक्वस में रहता है, ये गैस में, ये भी गैस, ये
लिक्विड और ये आपका हीट है। यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये क्या है आपका ग्लूकोज है और ये है ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट रिलीज करता है। ये तो किताबी भाषा है मेरे भाई, अब मेरी भाषा समझो। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो ये रहा आपका ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, तब जाकर हमें एनर्जी मिलता है, तो हम कोई भी काम कर पाते हैं, राइट। तो ग्लूकोज सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और हीट के फॉर्म में हमें एनर्जी रिलीज करती है और हम काम कर पाते हैं। अब सवाल आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेरे भाई आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हो तो कहाँ से आता है? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग छोड़ते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधा ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ये वाटर हमारे पेट में ही रह जाता है और ये हमें मिल जाता है हीट काम करने के लिए। तो ये रहा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है मेरे भाई? मेरे भाई आप नोटबुक के साथ बैठो, नोटबुक के साथ बैठो, सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करते जाओ। चलो एंडोथर्मिक पढ़ें। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है? अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। चलो मैं इससे पहले डिफाइन कर देता हूं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज absorbed are called एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हम आसानी से बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल लें, यहां पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स प्लस हीट और प्रोडक्ट। चलो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। N2O2 और ये बनाएगा 2NO। ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। मैंने स्टेट को मेंशन कर दिया। देखना मेरे भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तभी बनाएंगे जब इसे हीट मिलेगा। क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। समझ में आई बात? अब देखो इस रिएक्शंस को कंप्लीट होगा, कंप्लीट तो होगा, कब होगा? जब इसे हीट मिलेगा तब जाकर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, CaCO3 प्लस हीट और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये रहा स्टेट। यहाँ पर समझते हैं मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है और ये क्या है? हीट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तभी टूटेंगे जब इसे हीट दिया जाएगा। हीट मिलेगा तभी जाकर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। इसे अब मेरी भाषा में समझो। शक्कर का ढेला देखे हो, लोहिया लेते हैं,
इतना बड़ा लोहिया होता है। तो हम लोहिया लेते हैं, लोहिया में शक्कर का ढेला को रखते हैं। तो क्या शक्कर का ढेला अपने आप पिघलना शुरू हो जाता है? नहीं, उसे हम आंच देते हैं, हीट करते हैं, तब जाकर शक्कर का ढेला पिघलता है। उसी प्रकार ये अपने आप टूटेगा नहीं, इसे हीट दोगे तब जाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। क्लियर हो यहाँ तक? तो इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए हीट की ज़रूरत नहीं है, उसमें हीट खुद निकलती है। तो ये रहा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बीच अंतर को। अंतर क्या है दोनों में? तो प्यारे बच्चों, अब हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के बीच अंतर को समझेंगे। चलो आओ देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहला डिफरेंस देखो क्या है, डेल्टा एच इज निगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव होता है। अब कहोगे डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच है आपका हीट ऑफ रिएक्शंस। क्या है? हीट ऑफ रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच निगेटिव होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। कैसे? तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट देना पड़ता है, हीट को देना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तब जाकर रिएक्शंस कंप्लीट होता है। तो डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चलो दूसरा का डिफरेंस देखते हैं। हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है, आपने डिफिनीशन में भी देख लिया है, ठीक ना। तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। अब यहीं देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मेरे भाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सिस्टम से एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तीसरा का डिफरेंस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज इंक्रीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कैसे? सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। जब रिलीज होगा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो 40 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर पहले से है और एनर्जी से और हीट रिलीज हुआ है, तो क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर देखो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सराउंडिंग, यहाँ पर लिख लो मेरे भाई, सराउंडिंग SURROUND, सराउंडिंग। यहाँ पर देखो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कहोगे कैसे? समझो। सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट चाहिए, तो ये क्या करेगा? सराउंडिंग से हीट लेगा। जब सराउंडिंग से हीट लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। तो वही चीज़ है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज डिक्रीज्ड। अब 4 नंबर, प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट। मेरे भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है रिएक्टेंट से, बस इतना याद रखो। प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है रिएक्टेंट से। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होता है, किससे? रिएक्टेंट से। 5 नंबर में देखो, प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। यहाँ पर देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, जबकि एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट कम स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। और ये चीज़ याद रखने का है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
अगर यहाँ की बात करते हैं, देखो ये क्या है, Ng है, डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng 0 से ज़्यादा होगा तो रिएक्शंस विल बी एंडोथर्मिक। ओके, अगर डेल्टा Ng 0 से बराबर या कम होगा, लेस होगा, तो रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत मेरे भाई? आई होप कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर। प्यारे बच्चों, अब हम 2 MCQ करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के ऊपर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो डेल्टा Ng क्या आपका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन रिएक्टेंट। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 से ज़्यादा आता है तो रिएक्शंस विल बी एंडोथर्मिक। ओके, अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 से लेस या 0 के बराबर आता है तो रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक। चलो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, N2H2 और ये बनाएगा अमोनिया। हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये भी गैस है, ये भी आपका गैस है और ये भी गैस है। अब हम डेल्टा Ng फाइंड करेंगे। डेल्टा Ng तो यहाँ पर देखो कितने मोल हैं, 2 मोल है माइनस। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो एक कहता है नंबर ऑफ गैसेस एटम मोल्स इन रिएक्टेंट, तो ये है आपका रिएक्टेंट, तो 1 प्लस 3 2 माइनस 4 माइनस 2। प्यारे बच्चों, डेल्टा Ng का वैल्यू -2 आया है। इसका मतलब डेल्टा Ng का वैल्यू 0 से क्या है, कम है, तो रिएक्शंस विल बी कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, SO3 बनाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सल्फर एक ऑक्सीजन कितना है, 2। अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखो ऑक्सीजन कितना, 6, 2 दूनो 4, 4 2 6, बैलेंस है। सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 दूनो 4, 4 2 6 और 3 दूनो 6, क्या है, गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब हम डेल्टा Ng निकालते हैं और डेल्टा Ng निकालेंगे और देखेंगे ये जो रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। तो यहाँ देखो ये क्या आपका प्रोडक्ट है, तो 2 माइनस, अब यहाँ देखो कितना है, 2 प्लस ये कितना है, 1, कुछ नहीं तो 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब 0 से कम आ रहा है, ठीक ना। तो रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक। यहाँ से आप पता कर सकते हो, एक चीज ध्यान में रखो, अगर डेल्टा Ng, इफ डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा तो रिएक्शंस विल बी एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू निगेटिव में आएगा तो रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक। ये तो आप याद रख सकते हो। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शंस आपका होगा एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा Ng का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। न्यूट्रलाइजेशन, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में एसिड बेस के साथ या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर देखो एसिड प्लस बेस और ये क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस
वाटर। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में एसिड बेस के साथ या फिर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और ऐसे रिएक्शंस को एसिड बेस रिएक्शंस भी कहते हैं। आओ एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एसिड है HCl और बेस हम ले लेते हैं NaOH, और ये कंबाइन करके बनाएगा NaCl और वाटर। ठीक ना। तो HCl क्या है, एसिड है, NaOH क्या है, बेस है। ये दोनों आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करके NaCl और वाटर बना रहा है। NaCl क्या आपका सॉल्ट है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एक और रिएक्शन से, प्रिसिपिटेट रिएक्शंस। पढ़े हो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, आ जाओ उसे भी देख लेते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में प्रिसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, तो वैसे रिएक्शंस को कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। यहाँ पर देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl प्लस AgNO3 और ये बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड AgNO3 से कंबाइन करके NaNO3 प्लस AgCl बना रहा है, और इस रिएक्शंस में क्या बन रहा है, सॉलिड AgCl बन रहा है, और यही होता है आपका PPT, और ये होता है वाइट PPT। अगर हम इसका स्टेट की बात करें तो ये एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और लेकिन ये जो PPT बन रहा है वाइट PPT, ये सॉलिड होता है। तो यही होता है आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब देखो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होता है जिसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, तब जाकर वो रिएक्शंस कंप्लीट होता है। जैसे में देखो NaCl है, अब क्या करेंगे, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ये कैथोड पर, एट कैथोड, और ये एट एनोड पर। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलो एक और देख लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होता है। ठीक ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें AgCl, और यहाँ आप सनलाइट दो, तो ये Ag प्लस Cl2, और इसे आप बैलेंस कर लो। यहाँ पर देखो AgCl जो है ये सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Cl2 बनाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अगर एक और एग्जांपल देखा जाए, प्रकाश की उपस्थिति में पौधा क्या करता है, क्या बनाता है, भोजन बनाता है। तो 6CO2 प्लस 6H2O, और ये यहाँ पर आप रखो सनलाइट, क्या रखो, सनलाइट। तो ये बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर है, और सनलाइट की प्रेजेंस में पौधा क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है और O2 गैस रिलीज करता है।
तो ये भी एग्जाम्पल है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज बना लेता है और O2 रिलीज करता है, और यही O2 हम लोग ग्रहण करते हैं। अब रही बात ये प्रोसेस कैसा है समझ लो, थोड़ी बायो की बात है। सपोज ये क्या है, पेड़ पौधा है, क्या है, पेड़ पौधा है। अब क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अपना ये ग्रहण कर लेगा, और पेड़ पौधा जड़ से क्या प्राप्त करेगा, H2O प्राप्त करेगा और सनलाइट प्राप्त करेगा, और ये तीनों प्राप्त करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा और O2 छोड़ता है। और जब पेड़ पौधा O2 छोड़ता है तो हम लोग ग्रहण करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।